हेलो एवरीवन। तो कैसे यार सभी लोग। आई होप कि तुम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। और आज अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 11 है। हमने 10 लेक्चर करे हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस में और अच्छे अच्छे लेवल के सवाल हमने कंप्लीट करे हैं। जो इंटीग्रेशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे इनफाइनाइट शीट की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है, इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से, हेमिस्फेरिकल सॉलिड हेमिस्फेयर की वजह से कैसे फील्ड निकाली जा सकती है। ठीक है ना। तो वो इंटीग्रेशन वाले पार्ट थोड़े अच्छे से, ताकि हमारी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो पाए और हम अच्छे क्वेश्चंस के को अटेम्प्ट कर पाएँ, ऐसी चीज़ें हम थोड़ा आज के लेक्चर में और करेंगे। और यार अगर तुम्हें ये चीज़ें पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, जहाँ पे तुम्हें क्लासेस की अपडेट और नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कर देना 7696836922, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जहाँ पे तुम्हें कोई भी क्वायरी हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हारा आंसर कर दूंगा यहाँ पे, है ना। उसके अलावा अपना 24x7 डाउट ग्रुप चलता रहता है टेलीग्राम पे, माफियाज डाउट क्लर्स के नाम से। और अगर लिंक तुम्हें चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, और वैसे भी तुम्हें चाहिए तो तुम टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे तो मिल जाएगा ना। माफियाज डाउट क्लर्स ग्रुप सर्च कर लेना, तुम्हें मिल जाएगा। 24x7 उसमें डाउट चलते रहते हैं, बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, मुझे टाइम मिलता है मैं भी आंसर कर देता हूँ। और डेली लाइव सेशन तो मैं लेता ही हूँ। ठीक है ना, डेली लाइव सेशन लेता हूँ। और ऑडियो डिस्कशन करते हैं बच्चे डायरेक्ट मुझसे उस लाइव सेशन के अंदर, जो भी उनके कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होती हैं, उनकी जो भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं उस समय, या फिर उनके कोई कंसेप्चुअल डाउट्स होते हैं तो वो मुझसे, या प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो मुझसे डिस्कस करते हैं। और ये सब वही कम्प्लीटली फ्री है ना। तो तुम अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हो। कम्प्लीटली एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो नीट वाले बच्चों के लिए भी एक बेनिफिशियल चीज़ है कि वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो क्लास में करवा रहा हूँ कम से कम वो तो कर ही लें, ताकि अच्छे लेवल के, जो कि जैसे इस साल पेपर आया था, तो वो उस तरीके से उन चीज़ों को आसानी से हैंडल कर पाएँ। बाकी अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो अपने मॉड्यूल्स वगैरह से नीट लेवल के कर सकते हैं। बाकी एक एडवांस का टच उन्हें भी मिल जाएगा। ठीक है। और जो जेई और ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो प्रॉपर ये लेक्चर बने हुए हैं, तो वो आराम से देख सकते हैं उनको और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। बाकी होमवर्क तुम्हें पता ही, हर एक लेक्चर में मैं बताता हूँ, एचसी वगैरह, स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह, पाथ फाइंडर, रोडो, इन सब मैं खुद बताता हूँ कि कौन कौन से होमवर्क तुम कर सकते हो, क्वेश्चन तुम कर सकते हो। बाकी जो अभी तुम बुक रेफर करते हो वहाँ से तुम खुद से होमवर्क कर सकते हो। और ये सब चीज़ें कम्प्लीटली फ्री हैं। तुम्हें अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आज अपना लेक्चर नंबर 11 अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लेक्चर नंबर 11 में अपन ड्राइव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फेयर। ये पढ़ने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर पढ़ा था, कि अगर होलो स्फेयर है तो उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट आएगी। और ऐसे रिंग काट कर हम उसको इंटीग्रेट करके और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। रिंग का फॉर्मूला जो है KQ x अपॉन में R² प्लस x² पावर 3/2 वो यूज़ करके उसको इंटीग्रेट कर लिया और हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी। ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव कर लिया था। अब इसकी हेल्प से, क्योंकि हमने होलो स्फेयर की फील्ड निकाल रखी है, तो सॉलिड स्फेयर भी क्या होता है, हमने चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में भी किए थे क्वेश्चंस, कि सॉलिड स्फेयर होलो स्फेयर से बन के मिलके ही बना होता है। तो जैसे ये सेमी स्फेयर है, या फिर बोलो हेमी स्फेयर है सॉलिड, वो हेमी होलो स्फेयर से मिलकर के ही बना हुआ होगा। तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ऐड कर दूं वेक्टोरियली, सभी हेमी स्फेयर्स की जो कि होलो होंगे, जीरो से कैपिटल आर रेडियस में जितने बनेंगे उनकी ऐड कर दूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होती है रो आर अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ऐसे फॉर्मूले तुम आगे भी देखोगे, बट हाँ, हम इसको ड्राइव करते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है। करेंगे क्या कि यार सेंटर से डिस्टेंस आर पे जा करके और यहाँ पे एक हेमिस्फेयर बना लेंगे। ठीक है। ये मान लो हेमिस्फेयर मान लिया हमने। इस हेमिस्फेयर में ऐसे समझ लो, हाँ, ये हेमिस्फेयर बनाया हमने और इस हेमिस्फेयर की रेडियस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, डी आर, आर पे जाकर के डी आर थिकनेस का ये हेमिस्फेयर बना लेते हैं। तो आर पे जाकर के डी आर थिकनेस का ये हेमिस्फेयर बनाया। हालांकि ये शेप तुम्हें हेमिस्फेयर जैसी दिख नहीं रही, बट हाँ एलिमेंट है तो मान लो कोई इतना कोई खास समस्या है नहीं। डी आर इसकी थिकनेस है आर डिस्टेंस पे जाकर के, और इस डी आर थिकनेस में जो चार्ज आएगा उस डी आर थिकनेस के चार्ज की वजह से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये होलो हेमिस्फेयर बन जाएगा। टेक होलो हेमिस्फेरिकल एलिमेंट। ठीक है। इसके अंदर जो चार्ज डी क्यू बनेगा वो रो इंटू इसका डी वी,
रो इंटू डी वी क्या बनेगा बेटा, इसका सरफेस एरिया कंप्लीट स्फेयर का 4 पाई r² होता है, ये हेमी स्फेयर है तो रो इंटू 2 पाई 4 पाई r² की जगह 2 पाई r², और स्मॉल आर रेडियस माना तो 2 पाई स्मॉल r² इंटू इसकी जो थिकनेस है वो डी आर है, इंटू थिकनेस डी आर, तो ये इसका वॉल्यूम बन गया, तो ये डी क्यू बन जाएगा 2 पाई रो r² डी आर। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से सुनो, ये डी क्यू चार्ज आ गया इसके ऊपर, जो तुम्हारा एलिमेंट था उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ गया डी क्यू। अब जो डी क्यू चार्ज है उसकी वजह से आने वाला, या तो हम सिग्मा के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करें, है ना, 2 पाई r² से डिवाइड करके, या फिर हम बोलें कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी होलो हेमिस्फीयर की वजह से सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट आ रही थी, इसको क्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्यू चार्ज के अंदर। अगर क्यू अपॉन में हेमिस्फीयर है तो सिग्मा को क्यू अपॉन में उसका एरिया 2 पाई r², तो 4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में 2 पाई r² कर देंगे। तो जो हेमिस्फेयर की वजह से आने वाला, होलो हेमिस्फेयर की वजह से आने वाला क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r², क्यू अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r², इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं। इसको बस हमें इस एलिमेंट के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद में उसको इंटीग्रेट करना है। तो ये डी जो है उस डी को हम लिख देंगे क्यू अपॉन में डी क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फेयर, ड्यू टू होलो स्फेयर ऐसे लिख लो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए। अभी डी लिख देंगे कि ये होलो स्फेयर जो एलिमेंट बना इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डी क्यू अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r², और 1 अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r², और डी क्यू की वैल्यू है 2 पाई रो r² डी आर। r² से देखो r² कट गया, पाई से देखो पाई कट गया, 2 से कट गया 8, 4 बन गया। तो ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ये अगर ध्यान से देखोगे तो बन जाएगा रो अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट और डी आर, बस इतना बन जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है 0 से कैपिटल R तक, और उन सभी स्फेयर्स की आने वाली डी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होकर के इंटीग्रेशन से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, जो कि बन जाएगी रो अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी आर का इंटीग्रेशन R, और ये 0 से कैपिटल R तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी दोस्तों वो बन जाएगी रो अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऑन द एक्सिस, या फिर बोले ऑन द सेंटर ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फेयर, रो आर अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं अगर हेमिस्फेयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो। जो होलो नॉन कंडक्टिंग का हमने निकाला था, होलो कंडक्टिंग समझ लो, नॉन कंडक्टिंग उसमें सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था यूनिफॉर्मली, उसके वजह से आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके हमने सॉलिड के अंदर भी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो ये उसके लिए एग्जाम्पल था। अब ध्यान से सुनो, अगर इसी पे बेस्ड कोई क्वेश्चन तुम्हें दिया जाए, ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर सिग्मा, कल जो हमने करा था वो पूरे इसके लिए करा था, पूरे सरफेस के लिए क्या किया था, जिसके अंदर पूरी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। आज मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ कि सिर्फ अगर इतना कैप हो, उस कैप की वजह से सेंटर पे आने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली जाएगी वो करना है। तो जैसे हमने कल जो पूरा हेमिस्फीयर के लिए डराइव करा था वैसे यहाँ पे हो जाएगा। उसमें जो लिमिट 0 से 90 लगी थी, ये यहाँ पे बस वो थीटा की लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, बाकी तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसी की हेल्प से तुम इसको कर सकते हो। समझ में आ गई बात। सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस 2 थीटा। ये तुम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो थीटा के फॉर्मेट में। और इसको चेक भी कर सकते हो कि जब हेमिस्फीयर बनेगा तो थीटा जो बनेगा, ठीक है ना, एक तरफ का एंगल थीटा है ये, ठीक है, इसमें देना पड़ेगा कि ये एंगल एक तरफ का थीटा है। ठीक है, तो एक तरफ का थीटा कितना बन जाएगा, ये 90 डिग्री, और कोस 90 कितना बन जाएगा, कोस 180। यहाँ पे देखोगे तो कोस 180 बन जाएगा 90 इंटू 2, तो कोस 180 डिग्री, कोस 180 -1 -1 -1 1 + 1 2, तो सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। देखो 4 से 2 8 कटेगा तो 2 बच जाएगा, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। हेमिस्फीयर के सेंटर पे यही अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हुई है। और इसको उसी के पैटर्न पे तुम्हें सोल्व करना है। लिमिट तुम्हें 0 से, यहाँ से अगर तुम एलिमेंट लोगे रिंग का एलिमेंट तो 0 से थीटा, यहाँ से लगाना ले रहे हो तो फिर थीटा से 90 की लिमिट्स लगा देनी, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक और नए उस पे पैटर्न की तरफ चलते हैं कि अगर ये जो डिस्क है
डिस्क के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस एक्स पे कितना होगा, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि रिंग के एक्सिस पे हमें पता है, और रिंग की एक्सिस की फील्ड को यूज कर करके ही हमने स्फीयर वगैरह पे और इन सब पे कैलकुलेट करा है। तो क्यों ना अब हम एक डिस्क पे कैलकुलेट करें जो कि इंक्रीजिंग रेडियस की रिंग्स एक दूसरे के ऊपर लगाई जाएं तो एक डिस्क बन जाती है। वैसे ही एक डिस्क है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और रेडियस उसकी आर है, उसके एक्सिस पे सेंटर से डिस्टेंस एक्स पे मैं अगर यहाँ पे अगर फील्ड पूछना चाहूँ कितनी होगी, वो हमें बतानी है भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो क्या करना है भाई, इस पॉइंट पे करना है, उसके लिए सेंटर से डिस्टेंस एक्स ही कॉन्स्टेंट है, और यहाँ से अगर मैं सर्कमफेरेंस ज्वाइन करूँगा तो ये एंगल जो बनेगा, ये मान लो इसका एक तरफ का एंगल थीटा बन रहा है। समझ में आ रही बात? मान लो एक तरफ से ज्वाइन करने पर ये एंगल बन रहा है इसका थीटा, ये थीटा, और ये आर होगा, ये आर होगा। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जो इसमें साइन थीटा होगा वो तो ये स्मॉल आर बोल देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा तो बन जाएगा तुम्हारा आर अपॉन में स्मॉल आर, और यहाँ पे कोस थीटा बन जाएगा एक्स अपॉन में स्मॉल आर। इस तरीके से तुम्हें इसके लिए करेंगे क्या, हमें रिंग के एक्सिस पे निकालना आता है, और डिस्क को बहुत सारी रिंग्स का कॉम्बिनेशन माना जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे जो रिंग के लिए एलिमेंट लेने के लिए करना पड़ेगा। हम सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर पे जाएंगे, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाएंगे, और यहाँ पे एक एलिमेंट डिस्क ले लेंगे। समझ में आई बात? यहाँ पे एक एलिमेंट डिस्क ले लेंगे, और उस डिस्क की जो रेडियस है सेंटर से वो आर है, और उसकी जो विड्थ होगी वो हम डी आर रख लेंगे। ठीक है, ऐसे डी आर विड्थ थिकनेस की, ये विड्थ की, ये रिंग एलिमेंट हमने मान लिया। ठीक है, अब हाँ यहाँ पे समझ लो कि ये आर रेडियस की, और इस पे ये जो चार्ज है इस पे रिंग के अंदर ये जो चार्ज देखना हमें, ये कैलकुलेट करना है। इस कलर से लिख लेता हूँ। इस रिंग के सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये डी क्यू उस रिंग का चार्ज बन जाएगा एलिमेंट का, और मान लो इस पे जो चार्ज है वो डी क्यू है। तो डी क्यू को लिखा जा सकता है सिग्मा इंटू इसका डी ए। डी ए क्या बनेगा, अगर सामने से देखेंगे तो रिंग है जिसकी सरकमफेरेंस 2 पाई स्मॉल आर बन जाएगी, और उसकी विड्थ है डी आर, तो 2 पाई आर इंटू डी आर उसका डी ए बन गया, इंटू में सिग्मा कर देंगे तो उसका डी क्यू निकल के आ गया। समझ में आ गई बात? अब रिंग के एक्सिस पे, ऑन दी एक्सिस ऑफ रिंग, एक्सिस ऑफ रिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इतनी होती है। अब इस एलिमेंट की वजह से ड्यू टू रिंग एलिमेंट, यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डीई कितनी बनेगी, वो के इंटू उसका चार्ज डी क्यू इंटू डिस्टेंस तो एक्स ही है सेंटर से एक्सिस के ऊपर, अपॉन में उसकी रेडियस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस तरीके से करके हम निकाल सकते हैं। बट डी क्यू की वैल्यू जब रखेंगे तो डी क्यू कितना बन जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, ये बन जाएगा के टाइम्स डी क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेशन में आगे बढ़ा सकते हैं। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा स्मार्टली हमें करना पड़ेगा, और कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं बनेगी, है ना, इसको अगर हम ढंग से देखेंगे तो। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है उसको हम आर वाले पैरामीटर्स को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है। डी ई इक्वल टू के को लिख देंगे ये 2 पाई, और 2 पाई इंटू सिग्मा इंटू के, ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा, और एक्स भी बाहर आ जाएगा ऊपर से। इंटीग्रेशन में यहाँ पे बन जाएगा ऊपर तो आर डी आर, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 जीरो से कैपिटल आर में। इसको इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा भाई, देखो जीरो से कैपिटल आर रेडियस में इसको इंटीग्रेट कर देना है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी। अब ध्यान से सुनो, इस इंटीग्रेशन को अलग से देख लो कि भाई ये इंटीग्रेशन बनेगा कितना। ठीक है, इस इंटीग्रेशन के लिए जो इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, उसके लिए हम बोल देते हैं कि नीचे जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसको टी पुट कर लेते हैं, क्योंकि देखो उसका डिफरेंशिएशन जो आएगा, इसको अगर मैं टी पुट कर लेता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा 2 आर डी आर, और आर डी आर हमारा न्यूमिनेटर में अवेलेबल है, तो हमारा
आसानी से सोल्व हो जाएगा। एक्स अपना कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा 2r dr प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 0 इक्वल टू टी का dt। मैंने किसी के रेस्पेक्ट में नहीं करा, बस ऐसे दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया कि आर स्क्वायर का 2r और फिर अंदर r का करेंगे तो dr प्लस एक्स को तो कांस्टेंट था तो 0 इक्वल टू टी का dt, या फिर dt के रेस्पेक्ट टी के रेस्पेक्ट करते हैं 2r dr बाई dt प्लस 0 इक्वल टू 1, तो वो dt उधर चला जाता है, वो एक ही बात होती है। तो यहाँ से r dr की वैल्यू भी निकल के आ गई dt अपॉन में 2। ये दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे किसके अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, ये और ये दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा आर डी आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ऊपर तो बन जाएगा वो डी टी अपॉन में 2, और नीचे की तरफ बन जाएगा टी की पावर 3/2, और इंटीग्रेट करना है तो 1/2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में टी की पावर 3/2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, टी की पावर -3/2 है, उसमें +1 में -3/2 +1 बनेगा, तो टी की पावर -3/2 +1 अपॉन में -3/2 +1, ये बनेगा इंटीग्रेशन, और ये बन जाएगा 1/2, और नीचे तो माइनस का हाफ, ऊपर टी की पावर माइनस का हाफ, तो ये अगर टी की पावर माइनस का हाफ जो ऊपर बना है वो नीचे आकर टी की पावर प्लस का हाफ यानी कि √2 बन जाएगा, और ये माइनस का हाफ जो बनेगा वो ऊपर आ जाएगा तो माइनस का ये 2 बन जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा 1/√t। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा -1/√t, और t की वैल्यू वापस से रखेंगे तो ये बन जाएगा 1/√ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका इंटीग्रेशन, प्लस में कांस्टेंट सी भी आएगा, बट वो अपन फाइनली जब अपनी लिमिट्स लगाएंगे उसमें वो कट जाएगा, तो हम ना ही लिखें तो भी बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो डी बनेगा वो डी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा 2 पाई, कितना बन जाएगा 2 पाई इंटू सिग्मा के एक्स, ये तो बाहर था अपना, ये था ना 2 पाई सिग्मा के एक्स, और ये जो इंटीग्रेशन बना ये बन गया -1 में √ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, इसमें लिमिट 0 से और कैपिटल आर तक, तो इसमें रख देंगे 2 पाई सिग्मा के एक्स, अपर लिमिट रखेंगे तो -1 में √ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 1 में लोअर लिमिट रखेंगे तो आर की वैल्यू 0, तो √ऑफ एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा, और ये प्लस में बन जाएगा तो 2 पाई सिग्मा के एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस का 1/x, तो ये 1/x -1 में √ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये जो x है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह, तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई सिग्मा के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख देते हैं, और x अंदर मल्टीप्लाई होकर x इंटू 1/x तो 1 बन जाएगा, माइनस ये बन जाएगा x अपॉन में √ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर मैं और आगे सोल्व करूंगा तो ये वाली जो वैल्यू है x अपॉन में √ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा कितना कोस थीटा, अभी ऊपर चेक करा था अपन ने, x/स्मॉल r, और स्मॉल r वही था √ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोस थीटा लिख सकता हूँ इसको मैं, और इधर जो था वो देखो 2 पाई से कट गया तो नीचे 2 बन गया, तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो बन गई सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - कोस थीटा। ये छोटा सा एक्सप्रेशन बना, इसको 1 - x अपॉन में √ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, या फिर 1 - x अपॉन में r भी लिखा जा सकता है, सॉरी 1 - कोस थीटा भी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - कोस थीटा। ठीक है, ये थीटा इसका हाफ एंगल है उस पॉइंट पे बनने वाला, कोन का एंगल एक तरीके से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क, ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क, दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, या तो एक्स और आर की फॉर्मेट में याद रख लो या फिर थीटा की फॉर्मेट में याद रख लो, दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। अब अगर इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड करूं फॉर दिस, अगर मैं इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड करूंगा कि मुझे रेडियस अगर मैं इस डिस्क की इनफाइनाइट कर दूं, फॉर इनफाइनाइट डिस्क, फॉर इनफाइनाइट चार्ज्ड डिस्क
इनफाइनाइट डिस्क के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो रेडियस होगा वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और मैं बोलूँ कि थीटा जो है वो टेंडिंग टू 90 डिग्री हो जाएगा। भाई इनफाइनाइट डिस्क होगी तो उसके लिए ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ये वाली लाइन ऐसे पैरेलल सी हो जाएगी, 90 डिग्री बन जाएगा। या फिर बोलो रेडियस इन्फिनिटी हो जाएगी, दोनों ही फॉर्मूला वाला टर्म जीरो हो जाएगा अगर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो गया, यानी फिर cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों ही तरीके से टेंड करेगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगी, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये जो इनफाइनाइट सीट की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो अवे फ्रॉम द सीट होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड द सीट होगी, वही चार्ज की तरफ होगी नेगेटिव चार्ज सीट की वजह से। बट अगर हम इनफाइनाइट रेडियस की अगर डिस्क माने, इनफाइनाइट साइज का अगर एक प्लेट माने, तो उसकी वजह से आने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऐसे मान लेते हैं कि ये चार्ज प्लेट है, और ये चार्ज प्लेट जो है वो इनफाइनाइट साइज की है, यानी कि इस तरफ भी इन्फिनिटी तक जा रही है, इस तरफ भी इन्फिनिटी तक, ऐसे सभी तरफ से इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसके सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसी होंगी, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तुम समझते हो, यानी कि से इक्वल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फील्ड लाइंस बनाई जाती हैं वो इक्वल सेपरेशन पे बनाई जाती हैं, और क्या बोलते हैं उसको, इक्वल सेपरेशन में बनाई जाती हैं और सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। बट इसमें इसमें बात यह है कि जो अपन ने डिस्क ली है इसमें एक तरफ से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी है, या फिर इसमें एक लेयर है, ठीक है ना, इसमें जो चार्ज की वन लेयर ऑफ चार्ज है, वन लेयर ऑफ चार्ज है, चाहे तुम बैक साइड समझ लो इसके डिस्क के, चाहे तुम पीछे की साइड समझ लो, चाहे सामने की साइड, या फिर बीच में समझ लो, लेकिन एक लेयर है सिग्मा चार्ज डेंसिटी की। अगर ऐसा हो कि कोई डिस्क ऐसी थिक थोड़ी सी थिक डिस्क हो, उसके राइट में भी चार्ज डेंसिटी अलग हो, लेफ्ट में भी अलग हो, तो उनकी वजह से वही है, एक लेयर की वजह से ये जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये वन लेयर है। समझ में आई बात, क्योंकि हमने वन लेयर को कंसिडर करा है उसके हिसाब से और ये आंसर निकाला है। लेकिन अगर दोनों तरफ अलग अलग हुई, मान लो थिक शीट ले ली, राइट में अलग लेफ्ट में अलग, तो दोनों की वजह से दोनों ऐड हो जाएंगे, बस एक की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस कोस थीटा, दूसरी की वजह से भी उतना ही। और अगर इनफाइनाइट होगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सा लॉजिक है। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक की वजह से, दूसरी वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टोटल ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से काम करेगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइंस बनेगी। ठीक है, तो ये है इनफाइनाइट सीट की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको मैं इस तरीके से दिखाता हूँ, जनरली इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा इस तरीके से होता है कि अगर मैं साइड व्यू से देता हूँ, साइड व्यू अगर मैं देता हूँ, तो साइड व्यू के लिए देखो मैं नीचे डायग्राम बनाता हूँ कि ये जो शीट होगी मुझे ऐसी दिखेगी, साइड से देखूंगा तो एक एज दिखेगा मुझे, तो एक किनारा दिखेगा, और एक किनारे पे मान लो ऐसे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, तो एक तरफ दिखा देते हैं इसको, ठीक है, और लिख देते हैं सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और इसकी वजह से आने वाली फील्ड फिर जो होगी वो इस तरीके से होगी, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होगी, दोनों तरफ होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। भाई चार्जेज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ होगी पूरे रीजन में, और इनफाइनाइट है इस वजह से पैरेलल होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर की तरफ चली जाएंगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी ड्रॉ करी जा सकती हैं और इनको समझा जा सकता है। ये साइड से देखने पर हमें ये चार्ज शीट ऐसी दिखेगी। तो एक तरफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, अगर दोनों तरफ कर दूंगा तो फिर वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक तरफ की, दूसरी भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरी तरफ की, टोटल मिला करके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और टू लेयर, कुछ ना बोला जाए ना तो एक ही लेयर माननी है, फॉर टू लेयर, टू लेयर यानी कि डबल साइडेड डिस्ट्रीब्यूशन,
यानी कि मान लो ऐसी थोड़ी थिक शीट है तुम्हारे पास, और उसमें तुमने दोनों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। इधर की तरफ सिग्मा 1 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इस इधर की तरफ सिग्मा 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जो भी है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, तो उसकी वजह से आने वाले किसी भी पॉइंट पे आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और इस तरफ भी इधर होगी सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी, अगर दोनों सिग्मा सेम है, दोनों तरफ के सिग्मा सिग्मा। ठीक है। और अगर नेगेटिवली चार्ज होंगे तो टुवर्ड्स दी शीट ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज, एक तरफ नेगेटिवली चार्ज, नॉन कंडक्टिंग है तो कोई दिक्कत नहीं कर सकते, चार्ज फ्लो तो करेगा नहीं, जैसा रख दिया वैसा का वैसा रहेगा, कंडक्शन तो होना नहीं है उसका, इसीलिए इसको नॉन कंडक्टिंग सरफेस बोल रहे हैं हम। तो इधर पॉजिटिव कर दें, इधर नेगेटिव, अलग अलग चार्ज डेंसिटी दे दें, तो हो सकता है नेट जीरो ही आ जाए दोनों की वजह से, टोटल चार्ज ही जीरो बन जाए। ठीक है। तो अलग अलग डेंसिटीज भी हो सकती हैं दोनों तरफ, और अगर दोनों तरफ सेम डेंसिटी हुई तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन जाएगी वो नेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी। ठीक है। अब जब तक ना बोला जाए कि डबल साइडेड जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, या फिर जब कंडक्टिंग शीट्स आएंगी तब की बात अलग है, लेकिन जब तक कुछ ना बोला जाए नॉन कंडक्टिंग शीट कंसिडर करना है और एक साइड का चार्ज कंसिडर करना है। व्हेन नथिंग गिवन, व्हेन नथिंग स्पेशल मेंशनड, व्हेन नथिंग स्पेशली both side charging, both side charge distribution, then consider only one layer एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन जाएगा उसमें सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल यही, और मैक्सिमम टाइम पे यही होता है नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए, वो एक ही लेयर को कंसिडर करते हैं। जब करना होता है तो स्पेशली मेंशन करते हैं कि डबल लेयर में उसको चार्ज किया गया है। ठीक है। ये इनफाइनाइट चार्ज शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है इस तरीके से। अब ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, ये एरो नहीं बन रहा आज तो, ठीक है। हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने कि एक चार्ज पार्टिकल है विद चार्ज q इज हैंग्ड विद स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l इन फ्रंट ऑफ एन इनफाइनाइट चार्ज शीट। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ऑफ सरफेस डिपेंड्स ऑन थीटा एज। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा उस थीटा के साथ में कैसे डिपेंड करेगी, एल लेंथ का वो है, ये चार्ज पार्टिकल है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म देगा तो हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के समय जो फोर्स इस पे लगेगा QE, और जो नीचे इस पे mg लग रहा होगा, उन दोनों को बैलेंस कर रही होगी अब ये रस्सी की टेंशन। ठीक है। इस टेंशन के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, इस टेंशन के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमें कंडीशन तो यहीं से आ सकती है कि ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो बनेगा टी कोस थीटा वो तो mg को बैलेंस करेगा, और इधर की तरफ जो टी साइन थीटा बनेगा वो QE को। तो टी साइन थीटा जो बनेगा वो तो QE को बैलेंस करेगा, और E जो बनेगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा, तो Q सिग्मा अपॉन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो Q सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और T कोस थीटा जो है वर्टिकली वो mg को बैलेंस करेगा। इक्वेशन 1 एंड 2, अब 1 अपॉन में 2 कर देंगे तो यहाँ से रिलेशन निकल के आ जाएगा कि जो टेन थीटा होगा वो इक्वल टू होगा Q सिग्मा बाई सॉरी Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में mg के। तो यहाँ से जो सिग्मा बनेगा वो mg टेन थीटा 2 एप्सिलॉन नॉट mg टेन थीटा अपॉन में Q, इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, और वो इस तरीके से उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि मैं टेन थीटा जो निकाल सकता हूँ, अगर मुझे एंगल वैंगल पूछे हो तो टेन थीटा मैं निकाल सकता हूँ इसमें Q सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट mg। समझ में आ गई बात? इस एंगल थीटा पे इक्विलिब्रियम, एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम, एंगल फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए जो एंगल होगा वो उस समय ये होगा टेन थीटा सिग्मा Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट mg के बराबर एंगल पे जाकर के इक्विलिब्रियम में आएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो चार्ज डिस्क की चार्ज इनफाइनाइट शीट की वजह से आने वाली फील्ड्स होती है यूनिफॉर्म फील्ड, उसको इंक्लूड करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि अगर इस प्रॉब्लम में जो अभी अपन ने सोल्व करी, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको स्मॉल एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करवाया जाए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा उस पेंडुलम का। देखो इस पेंडुलम के लिए अगर मैं बात करूं तो अब एक ऐसी
दुनिया में ये पेंडुलम जा चुका है, जिस दुनिया में जो इसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो किसी एंगल पे है, किसी एंगल पे है, इस एंगल पे, और ये जो एंगल है अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये मान लो थीटा है, और ये थीटा हमने निकाल लिया ऊपर, है ना, ये एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा पे इसका इक्विलिब्रियम का ओरिएंटेशन है, ये इक्विलिब्रियम जो कि एम जी और कोस क्यू ई और एम जी से मेंटेन है, और क्यू ई और एम जी की वजह से आ रहा है। तो इस डायरेक्शन में जो इसकी मैं बोल सकता हूँ कि जो जी इफेक्टिव आएगी, जी इफेक्टिव आ जाएगी, वो किसकी वजह से आएगी, क्यू ई और एम जी की वजह से, और क्यू ई और एम जी 90 डिग्री पे हैं, तो जो जी इफेक्टिव बनेगा, जी इफेक्टिव वो स्क्वायर रूट दोनों की वजह से आने वाला नेट फोर्स डिवाइड बाई मास, यानी कि क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई मास, ये जी इफेक्टिव आ जाएगा। यानी कि नीचे की तरफ मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि नीचे की तरफ जो ग्रेविटी है वो जी है, और इधर की तरफ ग्रेविटी क्यू ई बाई एम है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है, तो इफेक्टिव ग्रेविटी निकल के आ जाएगी, जी इफेक्टिव बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस, उसको मैं बोल दूंगा एम को अंदर ले गया मैं रूट के, एम को रूट के अंदर ले गया तो एम स्क्वायर बन गया, तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, और क्यू स्क्वायर ई को मैं लिख दूंगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन में ये क्या बन जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ये जी इफेक्टिव बन गया। अब ये जी इफेक्टिव रख देंगे तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी होता है पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 1 अपॉन में टी होगा, यानी कि 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट जी इफेक्टिव अपॉन में एल, ये बन जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी बनेगी ऑसिलेशन की वो 1 अपॉन में 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी इफेक्टिव अपॉन में एल, जी इफेक्टिव बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर, और इसके बटे में अपना लेंथ एल आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो 1 अपॉन में 2 पाई, रूट के अंदर ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, सॉरी 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एल, सिंपल एलसीएम ले लिया ऊपर, और साथ में एल के साथ में नीचे की तरफ ये और आ गया एल इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और ये हमारा आंसर बन जाएगा इसको सवाल का, क्योंकि यूनिफॉर्म वो था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो यूनिफॉर्म फोर्स आया, कांस्टेंट फोर्स आया, किसी भी एंगल पे चला जाए तो हॉरिजॉन्टल में क्यू फोर्स, नीचे एम फोर्स कांस्टेंट है, तो एक नई ग्रेविटी की तरह नई ओरिएंटेशन बन गई, इस ये इक्विलिब्रियम की ओरिएंटेशन होगी, इसके अबाउट जो इसके ऑसिलेशंस होंगे वो इस तरीके से होंगे। समझ में आ गई बात? इस पॉइंट के अबाउट इस तरीके से ऑसिलेट करेगा ये, हाँ इस तरीके से ऐसे ऑसिलेशंस हो जाएंगे इसके, ठीक है, ऐसे ऑसिलेट कर लेगा पेंडुलम की तरह, ऐसे 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 ऐसे, और ये इसका लोएस्ट पोजीशन बन जाएगा एक तरीके से, इस डायरेक्शन में इफेक्टिव ग्रेविटी बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनफाइनाइट शीट को इन्वॉल्व करके हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, और इनको इन्वॉल्व करके अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट शीट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्वॉल्व करके क्वेश्चंस अगर बनाना चाहें तो मैं क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए देता हूं, तुम उनको ट्राई करना है ना। ऐसा मान लेते हैं कि जो दो इनफाइनाइट शीट्स हैं, दो पैरेलल इनफाइनाइट शीट्स हैं, एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और दूसरे पे माइनस का सिग्मा है, तो 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास में ए बी और सी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट्स ए बी एंड सी। ये सिंपल सा सवाल है, एक पे प्लस चार्ज डेंसिटी है, एक पे माइनस चार्ज डेंसिटी है, ऐसे मान लो प्लस 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 प्लस, और एक पे ये माइनस की चार्ज डेंसिटी है। अंदर की तरफ दिखाओ या बाहर की तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लेयर पे चार्ज है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके का है। तो एक बार तुम खुद से ट्राई करो और तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करो, फिर मैं जो तुम्हें सोल्यूशन बता रहा हूँ उससे मैच करना। ठीक है, तुम कैलकुलेट करना सीख गए होगे वैसे तो। ए पॉइंट पे अगर देखूंगा तो देखो इसको प्लेट 1 बोल देता हूँ, इसको प्लेट 2 बोल देता हूँ। जब मैं पॉइंट सी पे देखूंगा तो E1 तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में, और E2 की वजह से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा। E1 किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इस वजह से सी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, 0। यानी कि बाहर के किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ तो 0 होगा,
सारे एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे। वन पे ए पे जाके देखते हैं, ए पे E2 की वजह से इस तरफ और E1 की वजह से इस तरफ, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी कि ए पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी कि इस लेफ्ट वाले रीजन में भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी किसी भी जगह। बीच वाले रीजन में देखूंगा तो बी पे E1 और E2 एक ही तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी जो बनेगा वो E1 प्लस E2 और वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इन प्लेट्स के बीच में अगर मैं बात करूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी जीरो, और अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो यूनिफॉर्म होगी प्लस से माइनस की तरफ, यूनिफॉर्म होगी प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनेगी पूरे दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है, दोनों प्लेट्स के परपेंडिकुलर ऐसे। इस तरीके से मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है, लेफ्ट टू राइट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड में जीरो, ठीक है। ये यूनिफॉर्म चार्ज प्लेट्स की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लिखी जा सकती है। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो ताकि तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। इसमें मान लो कि ये जो चार्ज प्लेट्स हैं वो इस तरीके से हैं, तीन चार्ज प्लेट्स हैं मान लो, एक ही है, एक ही है और एक ही है, ऐसा समझ लो। तीन पैरेलल चार्ज प्लेट्स हैं, एक पे चार्ज डेंसिटी प्लस का सिग्मा है, एक पे माइनस का 2 सिग्मा है, एक पे 3 सिग्मा है, ठीक है। अब तीनों पॉइंट्स हैं, चार पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, इन चारों पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी सी एंड डी, ये क्वेश्चन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है। अब ध्यान से सुनो, सोल्व करते हैं, तुम भी खुद से ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखना, आसान ही है ऐसे सवाल तो। सिग्मा सिंपल, एक प्लेट्स की वजह से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट लगाना है। तो देखो इस पॉइंट पे देखूंगा, ए पॉइंट पे, तो इस प्लस सिग्मा की वजह से इधर आएगा, 3 सिग्मा की वजह से इधर आएगा, और 2 सिग्मा की वजह से इधर आएगा। तो मैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ भाई। इस तरफ तो कितनी आएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पहली से, प्लस में 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तीसरी से, और एक इस तरफ आएगी, उसको माइनस कर देते हैं, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ कितनी आ जाएगी, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी कितना, 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट में से 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस कर गया, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बचा आ जाए, यानी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बाहर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में बनेगी और लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक। बीच वाले बी पॉइंट पे अगर देखूंगा तो इस प्लस की वजह से तो इधर आएगा, इस 3 सिग्मा की वजह से इधर, और इस 2 सिग्मा की वजह से भी इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ तो कितनी कितनी आ जाएगी, ये 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी इधर और इसकी भी इधर, और उस 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की इधर आ जाएगी 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगी, क्योंकि इधर 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इधर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई ये बात, ये बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड थी। सी पॉइंट पे अगर देखूंगा तो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा माइनस सिग्मा की वजह से तो इस तरफ 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और 3 सिग्मा की वजह से भी इस तरफ ही, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है, इससे अवे फ्रॉम द चार्ज इस तरफ फील्ड आएगी, तो 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस तरफ। इधर की तरफ जो फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है, सिग्मा की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार इधर की तरफ आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी जो बनेगा वो 3255 माइनस 14 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बन जाएगी। समझ में आई कि यार, इस तरीके से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। साथ में डी पॉइंट पे देखूंगा तो डी पॉइंट पे 3 सिग्मा की वजह से राइट में पॉजिटिव की वजह से 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस प्लस सिग्मा की वजह से भी, इन दोनों की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज इस तरफ आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव चार्ज की वजह से 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगी 4 माइनस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एक चीज़ तुम्हें पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि आउटसाइड जो बिल्कुल बाहर वाले रीजन है उनमें यहाँ की और यहाँ की फील्ड हर जगह सेम ही आ रही है।
ये यहाँ पे भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आई। पिछले क्वेश्चंस में वो यहाँ पे जीरो थी तो यहाँ पे भी जीरो थी। तो जो एक्सट्रीम्स होंगे ना उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो उससे तुम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि बाहर वाले रीजन के लिए तीनों एक तरीके से कर नहीं रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा मान लो कि तीनों एक ही जगह पे रखी हुई है तो कितना टोटल सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा माइनस 2 सिग्मा प्लस 3 सिग्मा, कितना टोटल सिग्मा भी 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी तो सेम ही आएगा, यहाँ पे भी सेम चीज, टोटल सिग्मा जीरो हो गया था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जीरो हो गई थी। समझ में आ गई क्या बात? तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम कर सकते हो जो कि तुम्हें काफ़ी ठीक ठाक अच्छे लेवल के तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बना देंगे इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और तुम लिख पाओगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब आगे कैपेसिटर नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें भी बहुत काम आएगी, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स। तो इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक पाथफाइंडर का क्वेश्चन है, इस पाथफाइंडर के क्वेश्चन में अगर तुम्हें ध्यान से पढ़ोगे तो कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर तुमने अभी ध्यान से पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम आराम से कर लोगे इसे। पहला जो पार्ट बना है इसमें, क्वेश्चन कह रहा है कि टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट्स ए एंड बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल्स एंड कैरी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर प्लस सिग्मा, यानी ए है ये प्लस सिग्मा की, बी है माइनस सिग्मा की, सभी जगह ऐसे ही है। तो दो प्लेट्स हैं ऐसे इनफाइनाइट, यानी कि एक ऐसे प्लेट थी और एक ऐसे प्लेट थी, ऐसे एक दूसरे परपेंडिकुलर रखी हुई है 90 डिग्री पे, ठीक है ना। अब हमें टॉप से दिखा रहे हैं, टॉप से दिखा रहे हैं तो हमें ऐसा ही दिखेगा क्रॉस, तो वो वाला सिनेरियो है। तो हमें इस तरीके से दिख रही है। इन प्लेट्स की वजह से आने वाली इन रीजन में, ये जो रीजन है ना इनमें आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, ये जो रीजन है इन रीजन में आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, किस तरीके की कौन से ऑप्शन में जो दे रखी है वो सही है। सबसे पहली बात तो ऐसे सर्कुलर आर्क तो बनेंगे नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि इनसे आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite plates आर यूनिफॉर्म आएंगी तो मान लो इस प्लेट से जो भी फील्ड आएगी वो यूनिफॉर्म ऐसे आएगी, इससे ऐसे आएगी, तो हर एक जगह पे सेम ही एंगल पे होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि स्ट्रेट लाइंस बनेगी। तो कर्व्ड पाथ तो बनेंगे ही नहीं, हम सीधे ही इन दोनों ऑप्शंस को हटा सकते हैं। दूसरा, हम इन दोनों के ऊपर जाएंगे ए और बी में से कि कौन सा सही होगा। तो फिर हम देखेंगे भाई देखो ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहां से फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज जानी चाहिए। और ये जो दूसरा है ये नेगेटिवली चार्ज है, ये दूसरा जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसकी तरफ फील्ड आनी चाहिए, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज से अवे नेगेटिव की तरफ बिल्कुल सही है, पॉजिटिव से अवे नेगेटिव की तरफ बिल्कुल सही है, पॉजिटिव से अवे नेगेटिव की तरफ बिल्कुल सही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बिल्कुल सही है। इस रीजन में अगर आ जाएं तो देखो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट, पॉजिटिव से फील्ड नेगेटिव की तरफ यहाँ पे सही है, पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पे सही है, पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पे सही है, पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पे सही है, यहाँ पे ठीक है। फिर किस में इशू है? तो ये तो दोनों ऑप्शन मुझे सेम जैसे ही दिख रहे हैं, कुछ तो चेंजेस होंगे। हाँ देखो, अब इसमें ध्यान से देखो, जब हम डायरेक्शन के हिसाब से देख रहे थे पॉजिटिव से नेगेटिव तो दोनों ही ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। और लाइन जो बनेगी वो देखो ऐसे यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस बनेगी, इसकी ऐसे यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस बनेगी, तो रिजल्टेंट जितना यहाँ पे आएगा उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, हर जगह सेम आएगा, तो यूनिफॉर्मली राइट की तरफ जाएंगी। तो डायरेक्शन के हिसाब से ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों के हिसाब से डायरेक्शन सही है दोनों में। लेकिन जो फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन है, फील्ड लाइंस के बीच की गैप है, वो गैप दोनों में अलग अलग है। इसमें ये दे रखा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास, यानी जहां पे ज्वाइन करेगा ना वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहाँ पे लाइन की पास पास बना रखी है। पास पास फील्ड लाइन तब बनती है जब स्ट्रेंथ ज्यादा हो, और बाद में धीरे धीरे वो कम होती जाएगी फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाते जाते वो कम होती जाएगी। यहाँ पे वो सेपरेशन पहले से ही इक्वल है, वो सेपरेशन इक्वल है। और देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो यूनिफॉर्म होगी। तो यूनिफॉर्म फील्ड किसके अंदर दिखा रखी है? इक्वल सेपरेशन पे, फील्ड लाइंस इक्वल सेपरेशन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि फील्ड लाइंस पैरेलल
एंड एट यूनिफॉर्म या फिर बोलो इक्वल सेपरेशन। समझ में आ गई बात? तो कौन सा आंसर आ जाएगा, कौन सा? बी ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर, ये बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात? कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में वो यूनिफॉर्म इक्वल सेपरेशन पे भी है और इनके डायरेक्शन भी मैच कर रही है, तो कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे यहाँ पे आएगी, यहाँ पे ऐसे ही आनी थी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऊपर आनी थी, यहाँ पे इस तरफ आनी थी और यहाँ पे इस तरफ आनी थी, तो वो कोई इश्यू नहीं है। डायरेक्शन बिल्कुल सही थी दोनों में, बट यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करी गई, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म की पास में ज़्यादा होगी, फिर दूर जाते जाते कम होगी, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन पाथ फाइंडर का था, लेकिन इतना बहुत कोई अलग लेवल का नहीं था कि तुम इसको कर ही ना पाओ, लेकिन हाँ देखने में पहली बारी में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। इसको तुम ध्यान से पढ़ोगे तो तुम आसानी से कर पाओगे। कंफ्यूजन ए और बी ऑप्शन में बड़ी रहेगी, उसको उसको रिजोल्व करना कि ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगी, ये थोड़ा सा सोचने वाला पार्ट था इसके अंदर, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि टू चार्ज पार्टी इनफाइनाइट शीट है और इसमें दो चार्ज, इसके सामने एक मासलेस रोड है, मासलेस रोड के ऊपर 2m मास के चार्ज पार्टिकल रखे, क्यू और माइनस क्यू। तो अब उस पर पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कितनी होगी इस रोड के, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की, और स्पीड जब ये घूम करके ऑन द बिकम पैरेलल, ये घूम करके बोला कि पैरेलल हो जाएगा, उस समय इन चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड कितनी होगी। तो पहले तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, है ना, पहले ये देख लो, मैंने जूम आउट कर दिया, पूरा क्वेश्चन एक साथ तुम देख लो और फिर इसको तुम खुद से करने की कोशिश करो एक बार वीडियो पॉज करके, और फिर मैं जो बताऊंगा सॉल्यूशन उसको करना, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा और तुम जो तुम्हारी मिस्टेक है वो पकड़ भी पाओगे। ठीक है, ऐसा समझ लो। मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये ओरिएंटेशन दे रखी है, इसको सोल्व करते हैं। इनिशियली इस ओरिएंटेशन में जो था तुम्हारा वो चार्ज पार्टिकल्स थे। अभी देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आएगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई इधर की तरफ लगेगा, और ये माइनस वाले चार्ज पे अपनी खुद की तरफ Q इंटू ई फोर्स लगेगा। तो एफ नेट जो बनेगा रोड के ऊपर, वो एफ नेट 0 है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ रहा है पूरी रोड पे मिला करके देखूं दोनों पे, यानी कि जो ACM आएगा वो ACM तो 0 आएगा, एफ नेट 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, यानी कि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा, यानी कि ये जो सेंटर है इस रोड का वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। VCM विल बी 0 इक्वल टू UCM, क्योंकि UCM 0 था इनिशियली, रेस्ट से छोड़ा, तो VCM भी 0 ही रहेगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास ये रेस्ट में ही रहेगा। अब ध्यान से सुनो, ये जो चार्ज पार्टिकल, ये रोड थी, इस रोड के साथ में ये जो चार्ज पार्टिकल्स थे, इसको मैं एक वो बना लेता हूँ, ग्रुप में। ठीक है, ये ऐसे था। अब ये अगली ओरिएंटेशन में मैं इसके नीचे बना लेता हूँ, अगली ओरिएंटेशन में इसके सामने होगा, खैर इसी लाइन पे, लेकिन ये ऐसे घूम जाएगा, इसको ऐसे ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अब ये घूम जाएगा ऐसे, अब इसमें ये है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्सेज हैं वो नहीं घूमेंगे, तो इसको थोड़ा सा डायग्राम को करेक्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ी चीज़ें ऐसे घूमेंगी नहीं, हम ऐसा ले आते हैं इनको। अब वापस से इनको एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बता देते हैं कि फाइनली ये ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो अभी भी इस पे फोर्स FQE इधर ही लग रहा होगा और इस पे QE इधर ही लग रहा होगा, अट्रैक्शन का -Q और +Q पे। लेकिन इनकी स्पीड पूछी है, ये मान लो स्पीड V से चल रहे हैं और ये मान लो स्पीड V से ऊपर चल रहा है, क्योंकि सेंटर के अबाउट घूम रहे हैं। सेंटर के अबाउट सिर्फ और सिर्फ टॉर्क आया जिसकी वजह से घूम रहे हैं, और घूम रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास चला नहीं, सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं है। अब घूम रहे हैं तो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी। तो सबसे पहली बात सुनो कि वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज, सिंपल तरीका लगा सकता हूँ, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों जो पार्टिकल्स हैं, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन F एक्शन 0, तो सिस्टम का सेंटर, सिस्टम का जो मोमेंटम है कंजर्व रहेगा, तो जितनी स्पीड इसकी यहाँ होगी उतनी स्पीड इसकी होगी, या फिर बोल सकते हैं सेंटर के अबाउट सेम स्पीड से घूमेंगे, क्योंकि रोड रिजिड रोड है, तो इधर ये पॉइंट जिस स्पीड चलेगा रोड का उतनी स्पीड से ये भी चलेगा, वहाँ से बोल सकते हैं कि दोनों की स्पीड इक्वल एंड अपोजिट होगी। साथ में जो वर्क डन होगा, वर्क डन देखो इस वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कांस्टेंट था, और ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है L के बराबर। किसके बराबर? L के बराबर। तो ये L डिस्टेंस थी, ये भी L डिस्टेंस है।
तो प्लस क्यू चार्ज के ऊपर वर्क डन लिखूंगा क्यू ई फोर्स इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट है प्लस एल, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। नेगेटिव चार्ज में जिस तरफ फोर्स लगा उसी तरफ डिस्प्लेस हुआ है, और उस तरफ का डिस्प्लेसमेंट है एल। यूनिफॉर्म फोर्स की वजह से होता है फोर्स क्यू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट एल। दोनों पे अपने अपने फोर्सेस के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुए एल एल, तो क्यू ई एल प्लस क्यू ई एल दोनों पे फोर्स का वर्क डन हो गया, जो कि बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर का 2 टाइम्स। समझ में आ गई बात? तो जो इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ कि जो 2 टाइम्स क्यू ई इंटू एल बना वो बन जाएगा एम इंटू वी स्क्वायर। तो v जो बनेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यू ई एल अपॉन में m। सिंपल इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इतनी स्पीड से वो चल रहे होंगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है और इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से सुनो। इसमें बोला गया कि 2 लॉन्ग वायर्स हैं आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज गिवन। वन इज अलोंग y एक्सिस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 एंड अदर इज एट x इक्वल टू d एंड पैरेलल टू z एक्सिस। ये सब गिवन है। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन वायर्स, ऐसा कुछ हमें गिवन है जो कि हमें कैलकुलेट करके बताना है। ध्यान से सुनो। 2 लॉन्ग वायर्स हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं और उनकी ओरिएंटेशन है, एक y एक्सिस के अलोंग है, दूसरा x इक्वल टू d पे है और जो कि पैरेलल टू z एक्सिस है। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ध्यान से सुनना तुम। इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये एक वायर है एक्स वाई जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अलोंग ये एक वायर है, ऐसे मान लो। ये एक्स वाई एक्स जेड प्लेन इस तरीके से मैं बना लेता हूँ। थोड़ा सा सही तरीके से बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, थोड़ी सी उसके साथ में, कि यहाँ पे लेके गए तो ये एंड यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। अब जो बन रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये एंड ऐसे बन गए। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस था। ठीक है, ये एक्स एक्सिस था तुम्हारा और ये तुम्हारा एक्स जेड प्लेन था। इस तरीके से बना सकता हूँ मैं। ये आई थिंक दिख नहीं रहा अभी। अभी दिख रहा है। ये एक्स जेड प्लेन था और ये एक्स एक्सिस था। ये वाई एक्सिस के अलोंग ये वायर रखा हुआ है। ये वाई एक्सिस था, इसके अलोंग ये λ1 चार्ज डेंसिटी का वायर रखा हुआ है इनफाइनाइट। और ये जेड एक्सिस था तुम्हारा इस तरफ, ये जेड एक्सिस था। इस जेड एक्सिस के पैरेलल में x इक्वल टू जेड एक्सिस के पैरेलल में x इक्वल टू a पर, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं ये एक वायर है इनफाइनाइट, ये a कोमा 0,0। तो ये जो वायर है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस a हो गई है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो λ2 है। स्क्यू वायर्स हैं एक तरीके से, इनको बोल सकते हैं स्क्यू वायर्स। स्क्यू वायर्स हैं और इसकी वजह से आने वाला इसके ऊपर फोर्स देखना है हमें। ये इस तरीके का ओरिएंटेशन है। इस ओरिएंटेशन को देखो, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में थोड़ा कम ही आएगा। इसी ओरिएंटेशन में हम देखेंगे तो उसको ये हमें थोड़ा कम ही समझ में आएगा। इसको थोड़ा अलग ओरिएंटेशन में देखना स्टार्ट करते हैं। मैं इस तरफ से देखता हूँ इसको। ठीक है, इस तरफ से देखता हूँ तो एक ऐसा समझ लो, अलग डायग्राम बना लेते। एक तो सीधा वायर ऐसे दिखेगा, ठीक है, और एक वायर इनटू द प्लेन जा रहा होगा ऐसे। ये वायर है, ये λ2 चार्ज डेंसिटी का है और ये λ1 चार्ज डेंसिटी का है। मैं तुम्हें सोल्व करने का हिंट बताता हूँ। एक बार या तो वीडियो पॉज करके तुम खुद से ट्राई करो, अदरवाइज मैं तुम्हें हिंट देता हूँ किस तरीके से सोल्व होगा। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का वायर है, अंदर की तरफ इनफाइनाइट, तो इसके किसी भी डिस्टेंस r पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के λ/r से लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इस वाले वायर की वजह से इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लिखता हूँ और उसको नेट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, यहाँ पर एंगल थीटा पर, थीटा में लिख लेते हैं,
और डी थीटा का एक एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है ना। इस एलिमेंट पर ये जो मान लो वाई हाइट पे जाकर के डी वाई लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया मैंने, ऐसा समझ लो, ठीक है। और ये डिस्टेंस मान लो इन दोनों के बीच की ये ए है, डिस्टेंस ए दे ही रखी है, ये डिस्टेंस आर है। तो आर को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 2k लैम्डा 2 अपॉन में आर होगी, इस लैम्डा 2 वाले वायर की वजह से। और आर हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा ये पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगी तो उसका फोर्स इसी तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये डी एफ बन गया इस एलिमेंट पे। इस डी एफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इसी तरीके से सिमेट्रिक एलिमेंट नीचे भी आएंगे और उन एलिमेंट्स की वजह से आने वाला जो फोर्स होगा, ठीक है, उन एलिमेंट्स की वजह से आने वाला जो फोर्स होगा वो एक दूसरे एलिमेंट्स को कैंसिल आउट कर लेगा, ठीक है। इस एलिमेंट पे जो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आएगा डी एफ, उस डी एफ का ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट तो कट जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो रिपल्सन इस तरीके से होगा। तो इस पे नेट रिपल्सन इस तरफ होगा तो इस पे नेट रिपल्सन इस तरफ होगा। वो फोर्स होगा कितना वो देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन डी एफ एक्स बोल देते हैं इसको, और ये डी एफ वाई, ये डी एफ एक्स डी एफ वाई। डी एफ वाई तो कट ही जाएगा, इंटीग्रेशन डी एफ वाई, वाई डायरेक्शन का फोर्स, तो ये तो कट ही जाएगा। समझ में आई बात। और जो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स बोल देते हैं इसको, वो इंटीग्रेशन डी एफ एक्स, तो वो कितना बनेगा। तो पहले डी एफ एक्स लिखेंगे तो भाई इस पे एलिमेंट पे डी वाई वाले एलिमेंट पे फोर्स लिख देंगे, और उसका ये अगर एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से तो एंगल थीटा, डी एफ एक्स बन जाएगा इंटीग्रेशन डी एफ कोस थीटा, ठीक है। तो एफ एक्स बन जाएगा इंटीग्रेशन डी एफ क्या बन जाएगा, डी क्यू इंटू ई इंटू कोस थीटा। तो लिखो डी क्यू चार्ज कितना बन जाएगा, डी क्यू लैम्डा इंटू डी वाई, लैम्डा इंटू डी वाई डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के 2k लैम्डा 2k लैम्डा 2 अपॉन में आर, ठीक है। इनफाइनाइट चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो फोर्स होता है 2k लैम्डा अपॉन में आर इंटू ये बन जाएगा अपना कोस थीटा। कोस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, सिंपल कोस थीटा को ए अपॉन में स्मॉल आर से लिखा जा सकता है। कोस थीटा को लिखा जा सकता है ए बाई स्मॉल आर से, ठीक है। और डी वाई को भी एलिमिनेट करना ही है हमें, तो ये बन जाएगा एफ एक्स जो बनेगा कितना बन जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसमें से देखो कांस्टेंट जो है 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये लैम्डा 1 है टू डी वाई, और इंटीग्रेशन में ये बन जाएगा कोस थीटा इंटू डी वाई अपॉन में आर, ये बन जाएंगे। और इनकी वैल्यूज रख देंगे, कोस थीटा की वैल्यू फिर से ए अपॉन में आर है, इसको रख ही देते हैं इंटीग्रेशन में। इस इंटीग्रेशन को अलग से सोल्व कर लेते हैं अपन, है ना, इस इंटीग्रेशन को अलग से सोल्व कर लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन कोस थीटा इंटू डी वाई अपॉन में आर। या तो हम इसको पूरा थीटा में बदल लें या फिर पूरा इसको वाई में बदल लें। तो थीटा में बदल लेते हैं, है ना, क्योंकि हम ये लिख सकते हैं कि भाई आर और डी वाई में, आर और वाई में रिलेशन है हमारे पास में, टेन थीटा से हम साइन थीटा से हम लिख सकते हैं। सिंस साइन थीटा जो बनेगा वो आर अपॉन में वाई बनेगा, तो ये वाई जो बनेगा वो आर कोसेक थीटा बनेगा। तो डी वाई जो बनेगा वो इस तरीके से, अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, आर और थीटा दोनों वेरिएबल हैं, तो डिस्टेंस आर भी वेरी करेगा वाई के साथ में, इस तरीके से लिखना। या तो वाई में कर लेते हैं इसको कि कोस थीटा जो है उस कोस थीटा को रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। ये कोस थीटा जो है, कोस थीटा को रिप्लेस कर लेते हैं किससे, जो अपन ने लिखा ए अपॉन में आर से, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा ए अपॉन में आर स्क्वायर इंटू डी वाई, और ए बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन में आर स्क्वायर को लिख देंगे सिंपल अपना ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लिमिट लगा देंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। समझ में आ गई बात, सिंपल है बस। अब ये इंटीग्रेशन तुम्हें सोल्व कर लेना है, और ये वाली वैल्यू तुम्हें उठा करके यहाँ पे रख देनी है। और क्योंकि वाई के लिमिट्स जो है यहाँ पे, यहाँ से वाई हमने मेजर करा था, यहाँ से हाइट वाइट पे, और ये वाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी चलेगा, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो फिर निकल के आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करोगे तो ये जो आंसर फाइनली बन जाएगा वो ये लिखा हुआ है।
लैम्डा वन लैम्डा टू अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट, ये फाइनल आंसर बन जाएगा इस तरीके का। ठीक है, लैम्डा वन लैम्डा टू अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट, ये पाई वाई कट जाएंगे, इसके इंटीग्रेशन में पाई वाई बनेगा, वो तुम कर लेना। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें है कि भाई इफ बोथ द वायर्स, इन दोनों वायर्स को अगर एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया जाए, इनके मास m1 और m2 ले लिए जाएं, तो अलोंग दी लेंथ अगर इसको कंप्रेस करके छोड़ दिया जाए तो ये ऐसे ओसिलेट करेंगे, तो उस ओसिलेशन की टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंसी या फिर उसका टाइम पीरियड हमें बताना है। ये सेकंड पार्ट है तुम्हारा, ये सेकंड पार्ट तुम्हें खुद से करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम, देखता हूँ कि तुम किस तरीके से कर पाते हो। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, लेकिन इस बात को याद रख सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कांस्टेंट निकल के आएगा लैम्डा वन लैम्डा टू अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई बात? लैम्डा वन लैम्डा टू अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट फोर्स निकल के आएगा। और इस कांस्टेंट फोर्स को तुम ऑसिलेशंस के लिए जो कांस्टेंट फोर्स होते हैं वो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड को चेंज करते नहीं है, बस इस कंसेप्ट को तुम्हें याद करके ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला पार्ट तुम्हारा होमवर्क है और इसको भी तुम सोल्व कर लेना। इसमें हो सकता है तुम थीटा में कन्वर्ट करो तो ज़्यादा जल्दी आसानी से सोल्व हो जाए, वो तुम करके देख लेना। ठीक है, उसके बाद में एक और क्वेश्चन है जो हमने करा था कि भाई हेमिस्फीयर के सेंटर पे सिग्मा अपॉन में फोर एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। उसमें बोला कि एक स्फेरिकल कैप है जो कि एंगल थीटा पे है, स्फेरिकल कैप है एंगल थीटा की, और उस पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ये थीटा और ये थीटा, आधा एंगल इसका थीटा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। वो ऊपर भी क्वेश्चन मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में होमवर्क दिया था, और ये दूसरा होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में करने हैं और तुम्हारे जो भी आंसर हैं तुम बताना, और कमेंट में तुम आंसर कर सकते हो। बाकी इसके अलावा जो भी तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है ना, ये आंसर आएगा इसका, वो चेक कर लेना। उसके अलावा जो भी तुम्हारा स्टडी मटेरियल जो भी तुम फॉलो करते हो किसी भी कोचिंग का, एक नेशनल ब्रांड की कोचिंग का एक मटेरियल तुम्हें जरूर फॉलो करना चाहिए। उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसका कलेक्शन स्पेसिफाइड होता है तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए कि वो तुम्हें करने चाहिए। वो सेट ऑफ क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हें करने ही चाहिए, तो वो तुम्हें करना ही है ना, किसी भी नेशनल ब्रांड के इंस्टीट्यूट का तुम्हें करना है। उसके अलावा HCV से तुम ये क्वेश्चंस कर सकते हो, इरोडो से तुम ये क्वेश्चंस कर सकते हो, SBT से ये क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है ना, इरोडो में 3.1 से 3.15 तक सारे, और उसका 3.22। उसके अलावा SBT के ये क्वेश्चंस तुम ट्राई कर सकते हो, पाथफाइंडर के कुछ ये क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा तुम कोई बुक फॉलो करते हो तो यार उसके क्वेश्चंस तुम्हें उसमें टॉपिक वाइज मिल ही जाएंगे, तुम कर सकते हो अपने आप से। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क था। और चीज़ें तुम्हें अच्छी लग रही हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना क्लासेस की अपडेट्स और नोट्स वगैरह के लिए। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना कोई क्वायरी हो तो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अपना डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना, माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, जहाँ पे बच्चे 24/7 डाउट डिस्कस करते रहते हैं। मैं भी अपना लाइव सेशन वहाँ पे लेता हूँ जिसमें बच्चे मुझे लाइव अपने डाउट के डिस्कशन करते हैं। और ये सब कम्प्लीटली फ्री है, तो अगर तुम्हें पसंद आ रहा हो तो यार अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और अगर पसंद आ रहे हो लेक्चर्स तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगले टॉपिक के साथ में, जहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो लगभग डेरिवेशन अपन ने कर ही लिए हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एसोसिएटेड एनर्जी के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।